हेलो हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मुकेश चौधरी जयपुर द्वारा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की क्लास में आज मैथमेटिक्स है जिसके लास्ट चैप्टर आप अपना चल रहा था एवरेज, जहां औसत। आज हम इसके कंप्लीट डी एंड के चैप्टर में क्लास में होने वाले लेक्चर में होने जितने में आपके पीछे लेक्चर बने हुए थे, 3 लेक्चर इस क्लास बन चुकी थी, जिसमें आपको मैथ एवरेज से जितने भी प्रकार के कॉन्सेप्ट बनते हैं, जिस भी प्रकार से आपके क्वेश्चन बने रहे हैं, वो आपको क्लियर करवा चुका हूँ। अब आज लास्ट क्लास है जिसमें आपको जो कुछ महत्वपूर्ण बचे हुए हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं के योग में औसत और गुणनफल, यदि क्रमागत संख्या अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका औसत किस प्रकार से निकाला जाए, इसी प्रकार के क्वेश्चन की आज हम जानकारी आपको अवेलेबल करवाएंगे। और यदि आप चैनल में फर्स्ट बार हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जितनी भी क्लासेज पीछे बन चुकी है उन क्लासों को आप कंटिन्यू रूप से लगातार लीजिए, जिससे आपका भी एक प्रैक्टिस के रूप पर यानी सफलता की ओर चार चांद चल जाए, जिससे आपकी भी मजबूत तैयारी होती रहे। तो आज यह हम क्वेश्चन लगातार करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आपको इनपुट पूछ रहा है और उसके आप क्वेश्चन किस हिसाब से कर सकते हो। तो ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? भाई 7, अब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि 7 क्रमागत संख्याओं में, भाई 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, उन 33 संख्याओं में से औसत उनका 33 पूछ रहा है, तो उनमें से आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 क्रमागत 7 क्रमागत संख्याओं का औसत का औसत 33 है। ठीक है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, अब देखते हैं भाई इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आपको ध्यान में ये लगाना है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो कौन सी संख्या होनी चाहिए? भाई 33 और एवरेज कौन सा है? 33 है। ठीक है, तो यहां आपको ध्यान में रखना है योग्य की बात यह है कि 33 है, तो लगातार कम से कम एवरेज हमारे को औसत क्या मान रहा था कि किन्हीं संख्याओं के बीच में 7 लगातार क्रमागत, आपको प्रश्न भी दे रखा है कि 7 लगातार क्रमागत संख्या होनी चाहिए, वो लगातार होनी चाहिए, जिससे आपका औसत आप निकाल सके। तो देखिए कि 30, यहाँ आप 33 लिखिए, क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है तो 33। अब 7 है, जहां आपके मध्य बिंदु आएगा तो वही होगा 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 संख्या हो गई है। यह आपकी क्रमागत 7 संख्या हो गई, जिसका औसत संख्या 33 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपकी ये होगी लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 7 मतलब 4 सम संख्याओं में से, आपको सम संख्या भी दे रखी है भाई, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको 27 दे रखा है। कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या कौन सी होगी? आपको बड़ी संख्या निकालनी है इसके अंतर्गत। अब ध्यान दीजिए कि बात देने की बात यह है कि इसमें 4 क्रमागत संख्या है और औसत आपको 27 है, तो 27 देखना है और 4 क्रमागत संख्या देखनी है। ठीक है, यही बात होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए कि 24, 26
28, 30। तो मुझे यह बताइए क्या यह क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या के अंतर्गत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सम संख्याओं का क्रमागत संख्या का औसत दे रखा है, सीरीज दे रखी है कि आपके पास कंडीशन दे रखी है कि सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। अब सम संख्या दे रखी है जिसका औसत आपको 27 दे रखा है, औसत तो आप निकाल सकते हो कि आप इसके, अब देखो वो औसत किस प्रकार से, आपका लास्ट वाला पद और नहीं, प्रथम वाला पद और लास्ट वाला अंतिम दोनों पदों को आप जोड़िए, आप जोड़िए 24 इंटू 30 डिवाइड बाई 2, मध्य बिंदु निकालना है हमारे को, मध्य बिंदु या औसत बिंदु निकालना है। तो 54, 54 के 2 में डिवाइड किया तो 27 आपके पास एवरेज आया, एवरेज आया, औसत बिंदु आया आपके पास 27। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक अच्छी तरह मतलब एक अलग से क्वेश्चन करते हैं कि अलग मेथड बताऊं। एक मेथड तो ये बता दिया, अब दूसरा मेथड आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए जरा, कि आपको बना कि आपके पास पहली संख्या कोई x है, ये कोई पहली संख्या x है। ठीक है। आपको 4 लगातार क्रमागत सम संख्याओं का औसत देखना है जिनमें बड़ी और छोटी संख्या है। तो देखिए कि x प्लस दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 4 और चौथी संख्या आपके पास x प्लस 6। कितनी संख्या हुई? ये इतनी संख्या हुई। इसके अंतर्गत 4 सम संख्या है जिसके अंतर्गत आपको एवरेज दे रखा था 27। ठीक है। आपको 27 दे रखा है तो आप इन संख्याओं के अंतर्गत आप जोड़िए, इनका जो ऐड करोगे तो आपके पास ये लगभग आपके पास आ जाएगी 1x 2x 3x 4x, 4x प्लस 2 6, 6 दूनी 12 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 108। यह आपके पास 108 हो गई। अब मुझे ये बताइए कि आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत 4x बराबर इसमें से 12 घटाओगे आप, भाई आप 12 घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास 96 आ जाएगा, आपके पास 96 आ जाएगा। अब 96 बराबर आपके पास ये 96 आ रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि आपके पास x का मान क्या देखना है? x का मान आपके पास 96 बराबर 4 यानी 24, आपको x का मान 24 दिखाई दिया, x का मान आपके पास 24 दिखाई दिया और वह सबसे छोटी संख्या है, वह सबसे छोटी संख्या। तो आपको बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको x प्लस 6 जहाँ बराबर 24, तो x बराबर आपके पास 30 आंसर आ जाएगा। बड़ी संख्या आपकी लार्जेस्ट संख्या आपकी 30 आ जाएगी। अब यहाँ मैं क्वेश्चन आपको पहले समझा चुका था कि आप यदि इस क्वेश्चन को 24 और 26, 28 और 30 इस हिसाब से करते हो तो आपके पास ये क्वेश्चन बड़ी संख्या तो x का मान ये आ गया और इससे x प्लस 4 की संख्या ये आ गई। ठीक है। आपको मेथड जो अच्छा लगे उससे कर लेना। ये तो आपका बड़ा था, आप इस क्वेश्चन से आप आसानी से कर सकते हो। अब आपके क्वेश्चन और अलग इसी प्रकार के आता है, विषम संख्याओं का आ रहा है। यह सम संख्या थी, अब विषम संख्या आ जाए। यदि आपके पास यदि कोई सतत संख्या के अंतर्गत विषम संख्या आ जाए तो आप उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हैंडल करोगे वो आपको देखना है। सतत 5 विषम संख्या का औसत 95 है तो अवरोही क्रम में दूसरा पद कौन सा होगा? अवरोही क्रम में दूसरा पद कौन सा होगा कि सतत 5 विषम संख्या है, सतत 5 औसत संख्याओं का औसत संख्याओं का 5 विषम, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत आपके पास 95 है। तो 95 है तो अवरोही क्रम में दूसरा पद कौन सा होगा? अवरोही क्रम में दूसरा पद कौन सा होगा? देखो लैंग्वेज लिखने से हमारा भी टाइम जा रहा है, इसमें आपको भी बात को ध्यान है, लेकिन मैं आपको जो 2 बार क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ तो आप उस समय ध्यान देना और जो महत्वपूर्ण चीज़ों की मैं आपको वैसे नोट करा रहा हूँ
कि देखो पांच सतत पांच विषम संख्या का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में लिखने पर दूसरा पद कौन सा होगा? अवरोही क्रम में यानी आपको बढ़ता क्रम देखना है, तो आप देखिए कि आपका 95 है, आपका औसत आ रहा है तो 91, और सतत विषम संख्या है अवरोही, मतलब अवरोही यानी घटते क्रम में आपको दूसरा पद देखना है। एक मिनट, अवरोही क्रम बोला है ना, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक। अवरोही क्रम में चौथा पद, तो अवरोही क्रम तो ये हो गया ना आपका घटता क्रम। हाँ, ये पद देखना है आपको अवरोही। अवरोही क्रम का मतलब आपके पास होता है घटता क्रम। ये काम की बात है कि यहाँ अवरोही क्रम को किसको बोल रहे हैं। और आरोही, एक आप दूसरा आता है आरोही। आरोही, आरोही क्रम, जहां आपको संख्या में बढ़ता क्रम देखना पड़ता है, बढ़ता क्रम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ छोटा घटता क्रम है और यहाँ बढ़ता क्रम। आरोही का मतलब आरोही का क्रम बढ़ता क्रम होना चाहिए, अवरोही क्रम यानी घटता क्रम होना चाहिए। तो आपको अवरोही क्रम में चौथा पद देखना है, तो 1 2 3, चौथा पद आपके पास 93, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 93 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार कोई एक क्वेश्चन के माध्यम से में अल्फाबेट यदि उस क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाए और उनका गुणनफल पूछ लिया जाता है कि उन संख्या का आप, यदि आपके पास इतनी क्रमागत संख्या है जिनमें से आपको बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर किए बिना आपको एक गुणनफल तैयार करना है, तो आप किस प्रकार से उन संख्याओं का गुणनफल तय कर सकते हो या ज्ञात कर सकते हो। तो मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी डिटेल देना चाहता हूं कि वह क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकते हैं। एक्स वाई मतलब कोई ए बी सी और डी, कोई चार संख्या है, चार लगातार विषम संख्या है, चार लगातार विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। ठीक है सर, भाई ए बी सी डी चार लगातार विषम संख्या है जिनका औसत, अब इनका औसत पूछ रहा है, जिनका इनका औसत आपको 42 दे रखा है, कि जिनका औसत आपके पास 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा? तो बी वह है डी का गुणनफल क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि चार लगातार क्रमागत विषम संख्या ए बी सी डी जिसमें आपको औसत 42 दे रखा है, तो बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ बताइए मुझे कि आपको विषम गुणनफल दे रखा है, तो 39 और 41 42, यहाँ 43 आना चाहिए, कितना आना चाहिए? हाँ 43 आएगा ना, 43 45, यह है आपकी। अब चार क्रमागत संख्या 1 2 3 4, यह आपका औसत मान दे रखा था, तो दो इस तरफ और दो उस तरफ, ये संख्या आ गई। तो आपको यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी और डी का गुणनफल क्या होगा, बी और डी का गुणनफल क्या होगा। ए बी डी मतलब बी और डी का गुणनफल क्या होगा। आपको ये तो ए है ही, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये तो आपका औसत दे रखा था। ये कोई विषम संख्या के अंतर्गत थोड़ी, यह आपके पास सम संख्या के अंतर्गत आ रही है, तो इसे विषम संख्या के अंतर्गत काउंटिंग नहीं कर सकते, ये तो ओनली एवरेज है। तो आपके पास बी और डी का गुणनफल होगा, तो 41 इंटू 45 यानी 5 4 4 16, 5 4 4 16, 45 16 1 2 18, 1845 के फाइनल रिजल्ट आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कि पांच लगातार पांच क्रमागत सम संख्या का औसत 66 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपके पास 66 दे रखा है।
भाई पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत संख्या का औसत 66 है, 66 है। तो आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल देखना है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल देखना है। तो ठीक है, गुणनफल देखते हैं। तो आपके पास 66 संख्या औसत एवरेज के अंतर्गत आनी चाहिए। भाई ये संख्या आपके पास आनी चाहिए। तो आपके पास क्या होगा, तो यहाँ बस 5 क्रमागत है, तो 64 और 68 और 70, ये आपके पास 1 2 3 4 5, ये 4 लगातार क्रमागत संख्या होगी, 5, जिसमें औसत आपको 66 दे रखा है। तो आपको बड़ी और छोटी संख्या का 62 × 70 आपको एवरेज गुणनफल निकालना है। तो एवरेज गुणनफल निकालोगे तो आपके पास 0 7 14, हाँ 4340 आपके पास फाइनल रिजल्ट हो जाएंगे। 6 7 42 43, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन में। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कि 7 प्रथम 20 गुणजों का औसत कितना होगा। यह है, देखो ये क्वेश्चन कि 7 के प्रथम 20 गुणजों का, यह क्वेश्चन दे रखा है कि 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। भाई 7 के 20 प्रथम गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के 20 गुणजों का औसत आपके पास क्या होगा। तो मुझे ये बताइए कि 7 के पास इंटू 1, इस प्रकार से आप करते जाओगे तो 7 × 120, यह आपके 20 गुणजों का मान हो गया कि 20 गुणजों का मान आपके पास ये हो गया। तो आपके पास ये संख्या कितनी आई, 140 और 7 ये, तो इस प्रकार से ये संख्या आती गई। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी कि प्रथम पद और लास्ट पद, जिसका दोनों का जोड़ करके आपको उसके मध्य में भाग दे देना है। तो 7 + 140 डिवाइड बाई 2, तो 147 डिवाइड बाई 2, तो 7, और यहाँ आपके पास कितने आने चाहिए, 74 पॉइंट में से 5 का मैं तो 73.5। ये क्वेश्चन आपका फाइनल औसत एवरेज हो गया, औसत एवरेज हो चुकी है। यह संख्या आपके पास औसत में संख्या आ चुकी है। 7 के 20 प्रथम गुणजों का औसत क्या होगा, हमारे बताया कि 7 के 10 तक ये इतने गुणनफल जाएगी। आप इतनी इक्वेशन के गुणनफल करोगे फिर जोड़ोगे तो कितना घाटे में जाओगे। तो आप सीधे डायरेक्ट अप्रोच ट्रिक लगाओ जिससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो सके। अब क्वेश्चन आपके साथ बोल रहा है कि 8 के प्रथम 40 गुणजों का औसत क्या होगा। 8 के, यहां देखो 8 के 40 प्रथम गुणजों का औसत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, वही मेथड लगाना है कि आपके पास जहां आपसे 8 से गुणा कर रहे थे, 8 × 8 × 1, इसी प्रकार आप गुणनफल करते रहिए। जहां आपके पास 8 × ये कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। तो यह आपके पास 320 लास्ट डिजिट अंक होगा। ये 20 आपके पास 720 लास्ट डिजिट अंक होगा। तो यह प्रथम पद प्लस 320 अंतिम पद और 2 का डिवाइड, तो 328 डिवाइड बाई 2, तो 16 और 4, 16 4 मतलब 164 आपका ये एवरेज औसत हो गया प्रथम 40 पदों का। 8 के प्रथम 40 गुणजों का औसत मान 164 हो गया है, ठीक है। अब इसी प्रकार आपके पास और क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम 20 पूर्णांकों का, मतलब 20 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। प्रथम 20 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। जीरो, ये भी पूर्णांक है। 2, क्या यह संख्या 20 तक रहेगी, तो 20 तक दे रखा है, तो हमारे तो क्या यह संख्या 20 तक रहेगी।
नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? आपको 20 से काउंटिंग कर लेनी है, 0 से काउंटिंग होगा तो वह 20 संख्या हो जाएगी। तो आपके पास ये संख्या टोटल आपके पास 19 ही हो जाएगी। ठीक है, 19 तक ये संख्या का रहेगा। तो आपके पास जो मैंने बताया कि 0 और 19 को जोड़ के आपके पास 19/2 18 9.5 ये आपके पास फाइनल रिजल्ट औसत आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो आप मुझे ये बताइए कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ आप प्रथम 9 अभाज्य संख्या लिखिए और उनका काउंटिंग कीजिए, फिर उसमें आपको डिवाइड करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। 1 2 3 5 अभाज्य संख्या है। प्रथम आपको 9 देखना है, अभाज्य संख्या है। 7 13 अब 11 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या हो चुकी है। 9 संख्या हो चुकी है आपके पास। नौ संख्या है हो चुकी है। इनका प्रथम अभाज्य संख्या को औसत निकालना है। तो प्रथम पद 19, तो लास्ट 2 पद ये निकालना है, तो 20, तो 10 आंसर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 10 आंसर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए, आपके पास एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की है, लास्ट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप पूरी अच्छी तरह से और शिद्दत से समझिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जो अपनी पूरी औसत एवरेज के रूप में आपको पूर्ण रूप से फायदा दिलाने वाली चीज है। और ये एक 1 लाइन नंबर है, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ध्यान लगाने के बाद करोगे तभी आपके पास ये क्वेश्चन अच्छी तरह से सोल्व हो पाएंगे। तो देखिए, एक्स संख्याओं का औसत, माना कोई एक्स संख्या है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपके पास कोई भी औसत है, उन औसत के अंतर्गत आपके यदि माध्य दे दिया जाता है, माध्य विचलन किसी भी प्रकार का आपको दे दिया जाता है कि मध्य मीन अर्थ क्या होता है, मीन या अब परसेंटेज वाला अगली बार बताऊंगा। इसमें औसत तो आज हो गया है, अगली बार चलेंगे जिसमें आपको सांख्यिकी के रूप में पूर्ण रूप से तैयारी कराऊंगा। औसत है, यदि इसमें अब इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आगे कि यदि किसी प्राकृत संख्या में या किसी माध्य में या माध्यिका में यदि कोई संख्या जोड़ दी जाए, घटा दी जाए या डिवाइड कर दी जाए या गुणा कर दी जाए, तो उन संख्याओं के प्रभाव में आपको जो आपको माध्य दे रखा था पहले वाले माध्य में, क्या आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है या कि रिजल्ट में क्या परिवर्तित हो सकता है। तो मैं आपको वह डिटेल विस्तृत रूप से आपको समझाना चाहूँगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो लीजिए भाई, आपके पास कोई एक्स हुआ या वाई, भाई एक्स संख्या है, इस x संख्याओं का औसत आपके पास y है। ठीक है भाई, कोई x संख्या है, इनका आपके पास औसत है, x संख्या का औसत है आपके पास y। तो यदि इस प्रत्येक संख्या के अंतर्गत, भाई ये कोई प्रत्येक संख्या है, इस प्रत्येक संख्या के अंतर्गत n जोड़ दिया जाए, तो
क्या परिमाप में प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा। परिमाप में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या चेंज होने वाला है और क्या चेंज नहीं होने वाला। यदि आपके पास न्यू एवरेज आएगा, भाई वाई संख्या है कोई, ये वाई संख्या थी, एक्स संख्या का औसत यही था। इस औसत के अंतर्गत, भाई इस औसत के अंतर्गत आपके पास y प्लस एन यानी कोई एन जोड़ दिया जाए तो उसके अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह संख्या आपके पास जुड़ जाएगी। यदि आपके पास इस के अंतर्गत एन संख्या गठा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह आपके पास x माइनस एन हो जाएगी। ठीक है, यदि इस संख्या में से आपको घटा दिया जाए तो वह आपके पास संख्या घट जाएगी। इसी प्रकार यदि आपको कोई एन संख्या से गुणा कर दिया जाए तो आपके पास एक्स एन हो जाएगी। ये y है, सॉरी y संख्या के अंतर्गत ही कार्य कर रहा है ना, तो y संख्या का ही जोड़ा जाएगा। यदि गुणा कर दिया जाए तो वह y के गुणा हो जाएगी। यदि n संख्या से डिवाइड कर दिया जाए इस y को तो आपके पास क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, यह प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। मतलब आपको औसत के अंतर्गत किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी। आपको यह पूछ रहा है कि n जोड़ दिया जाए तो उसके अंतर्गत जोड़ दीजिए, औसत के अंतर्गत जोड़ दीजिए। यदि आपको डिवाइड कर दिया जाना है तो औसत के अंतर्गत आप डिवाइड कर दीजिए। यदि आपको मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये माध्यिका के अंतर्गत ही रहता है। इस माध्य के अंतर्गत कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। जो आपको आंसर पूछा जाएगा उसका विपरीत कर दिया जाएगा। लेकिन एक माध्यिका ऐसी चीज है जहां नो परिवर्तन होगा। जो आपको मैं ये एक सांख्यिकी के कॉन्सेप्ट में आता है, जो एडवांस मैथ में आता है। हो सके तो मैं अगला चैप्टर वो करूं या वो आपके बाद में करूंगा, लेकिन वो चैप्टर मैं आपको करवा के रहूंगा। ये आपके इस प्रकार के क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो कि यदि आपके पास कोई x संख्या है, उस x संख्या को औसत y है, उस y में प्रत्येक संख्या में n जोड़ दिया जाए तो निम्न प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि हम n जोड़ दें तो y प्लस एन हो जाएगा उस औसत संख्या में। यदि औसत संख्या में घटा दिया जाए तो वो घट जाएगा। यदि गुणा कर दिया जाए तो उसे गुणा हो जाएगा, और भाग देने हैं तो वह भाग भी जा सकता है। तो अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा, आप अच्छी तरह से समझिए। 12 संख्याओं का माध्यम यानी औसत, ये 12 संख्या है का माध्यम को ही हम औसत के नाम से बोलते हैं। ठीक है, का संख्या 16 है। प्रत्येक संख्या के अंतर्गत 3 जोड़ दिया जाए। यदि यह प्रत्येक संख्या के अंतर्गत 3 जोड़ दिया जाए तो इसके रिजल्ट में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, 16 है प्लस 3 जोड़ दीजिए, आपके पास 19 हो जाएगा। यह आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि वो मैंने क्वेश्चन बताया था, फॉर्मेट बताया था, उसी के अनुसार करना है। आप माध्यम में किसी भी प्रकार की संख्या जोड़ या घटाओ, वो आपको कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल सकता। देखो, यदि 15 संख्या का औसत 22 है, भाई 15 संख्या है उनका औसत 22 है तो प्रत्येक संख्या से 4 से गुणा कर दिए जाते हैं। भाई 4 से गुणा कर दिया जाता है प्रत्येक संख्या को, y के मान को प्रत्येक संख्या को y से 4 से गुणा कर दिया जाता है। तो नया औसत क्या बनेगा, तो नया औसत आपके पास वही बनेगा जो 22 × 4 है, मतलब मल्टीप्लाई करना है तो 88 आपको नया औसत मिल जाएगा। अब है कि कोई क्वेश्चन आपको 25 संख्याओं का औसत, भाई 25 संख्याओं का औसत आपके पास संख्याओं का माध्य 35 है। इस 35 के अंतर्गत यदि 5 का भाग दे दिया जाए तो आपको नया औसत क्या मिलेगा, तो 5 का आप भाग दे देते हो, भाई इसमें 5 का भाग दे देते हो तो आपका नया औसत 7 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन एक नेक्स्ट और आता है। यदि 100 संख्याओं का माध्य 75 है, भाई 100 संख्या है, इन संख्याओं का 100 संख्याओं का औसत आपके पास यानी माध्य 75 है, तो 75 है तो इसमें से 10 घटा दिया जाए
10 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। तो ये आपकी 75 माइनस 10 बराबर 65 आपके पास एवरेज नया औसत हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ और आपका कॉन्सेप्ट पूरा एवरेज के अंतर्गत जितने भी प्रकार के कॉन्सेप्ट बनते थे वह आपके पास पूरा क्लियर करवा चुका हूँ। आपके पास लगभग 4 टॉपिक मैंने पूर्ण रूप से क्लियर करा चुका हूँ। आप यदि चैनल पर फर्स्ट बार हो तो उस चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए और क्लियर कीजिए। जहाँ भी आपको कोई दुविधा मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कंटेंट करने की मतलब कमेंट करने की कोशिश कीजिए, जहां आपका एक क्वेश्चन है आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। और यदि चैनल पर फर्स्ट बार तो लाइक शेयर कीजिए और जितने भी पीछे लेक्चर्स बने हुए हैं उनको आप अच्छी तरह से लीजिए और समझिए और पूर्ण रूप से लिखिए। देखो, नोट्स बनाने की बात ये ऐसी है कि आप अपने ये इस पीडीएफ के चक्रों में ना रहे कि आप एकदम, वो बात है कि आप मूवी देखते हो तो आपको पूरी मूवी याद रह जाती है 24 घंटों के भीतर। आपको आप यदि किसी 2 दिन या 3 दिन बाद में भी आपको पूछा जाता है कि उस मूवी का सीन क्या था, उसमें क्या परिवर्तन, क्या एक्टिविटीज हो रही थी, तो आप अच्छी तरह से समझें। तो आप यदि पढ़ाई को थोड़ा सा मूवी से समझकर, लेक्चर को मूवी समझकर लोगे तो आपको ये कंटेंट अवश्य आपकी माइंड में शेयर करेंगे, मतलब कंटेंट अच्छी तरह से सेव हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस क्लासों को आप समझिए और लेते रहिए और फिर आप एक चित शांति से बैठकर आप नोट्स बनाने की तैयारी कीजिए, जिसमें आपका, मैं कह रहा हूँ कि आप यदि खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको सफलता बहुत अवश्य जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, और नोट्सों के चक्रों में ज़्यादा ना रहे कि हम उनसे नोट्स मंगा लें, उनसे नोट्स मंगा लें, किसी से नोट्स ना मंगाए। आप खुद मेहनत करोगे तो आपको यह सफलता अच्छी मिलेगी। ठीक है, जय हिंद, और आगे यही सपोर्ट करता रही बरकरार आपकी हेल्प के लिए।